तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर आ रही है एप्पल के टॉप मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो ना सिर्फ तेलंगाना लेकिन कर्नाटका के अंदर भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एक्सपांड करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको हफ्ते भर पहले न्यूज़ दी थी कि मोर दैन $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाली थी इंक्रीज़ करने के लिए लोकल प्रोडक्शन। और वैसे दोस्तों अभी जो मेजरली प्रोडक्शन हो रहा है फॉक्सकॉन वेस्ट्रॉन पैगाट्रॉन का, वो कर्नाटका के अंदर ही है, लेकिन अभी तेलंगाना कर्नाटका दोनों स्टेट्स के अंदर नैरो डाउन करने का डिसीजन इस कंपनी ने लिया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है आसाम से, जहां पर चरोदियो मैदम इस लोकेशन को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के लिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये काम किया गया है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर के वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिनके पास में 40 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वहां पर भारत का भी नाम आता है, जहां पर अभी हर साल अलग अलग देश जो है अलग अलग लोकेशन को नॉमिनेट करते हैं, जिसके बाद में जो इंटरनेशनल ये की कमिटी होती है वो सारी चीज़ें देखने के बाद में, चीज़ों की इंपॉर्टेंस देखने के बाद में यहाँ पर देखती है कि इसको वैसा दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। अगर वैसे दर्जा मिलता है तो उसके बाद में इनका प्रिजर्वेशन, इनके लिए जो आप कह सकते हो मैनेजिंग बॉडीज़ के अंदर होने वाले चेंजेस है, ये एक ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्टफुल बनने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो चारादेव मैदान है, ये बेसिकली होम किंगडम के अंदर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक रिलिक है, जो 13 से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, और अभी करंटली देश में 52 साइट्स स्टेटस जो ये एंजॉय कर रही है, उसके अंदर ये बढ़ोतरी करने के लिए मदद करेगा अगर ये फाइनलाइज किया जाता है तो। अगली खबर दोस्तों वेस्ट बंगाल से, जाके चीफ मिनिस्टर के द्वारा गंगा आरती इनॉग्रेट की गई है कोलकाता के बाजे कदमताला घाट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हर इवनिंग में आरती ली जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। जब समर्स के दौरान आरती होगी शाम को 7 बजे, और सर्दियों के दौरान आरती होगी शाम को 6 बजे, जिसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे जो है टूरिज्म और पिलग्रिम्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। वैसे दोस्तों गंगा ऑब्वियसली कोलकाता में से नहीं बहती, तो हुगली रिवर के किनारे जो घाट बनाए गए हैं वहां पर इनका परफॉर्मेंस किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और जगहों पर भी ऐसी चीजें डेवलप की जा सकती है जो कोलकाता के लिए अभी यूनिक होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के BSNL और MTNL जैसे कंपनी से रिलेटेड, जो एक जमाने में बिगेस्ट टेलीकॉम जायंट्स हुआ करते थे, और अभी गवर्नमेंट ने स्टेप्स शुरू कर दिए हैं MTNL को डीलिस्ट करने के लिए, ताकि इसको BSNL के अंदर मर्ज किया जा सके। तो दोस्तों MTNL अभी करेंटली एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, और इसको BSNL के साथ में मर्ज करने की बात की गई है। अब यहाँ पे ये करने के लिए जरूरी है कि MTNL को फिर से प्राइवेटाइज किया जाए, जिसके लिए इसको स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट किया जाएगा, और गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू कर दी है डीलिस्टिंग की। और जो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस है BSE NSE, इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि वो कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते हैं। ये होने के बाद में BSNL में इनका मर्जर कर दिया जाएगा, जिसके बाद में आप कह सकते हो एक बेहतर PSU बनती हुई नजर आएगी। और जो फंडिंग गवर्नमेंट ने दी है BSNL को रिसेंटली, उसके साथ में ये कंपनीज का जो फिलहाल फाइनेंशियल हेल्थ जो बहुत खराब चल रहा है वो इंप्रूव होते हुए नजर आता है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है NBCC इंडिया से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, जो बेसिकली इंडियन ऑयल कैंपस ओडिशा के अंदर बनाया जाने वाला है भुवनेश्वर में। 300 करोड़ का ये टोटल काम है, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर किया जाएगा। एक ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा कॉलेज आप कह सकते हो ये होगा जहाँ पर स्पेसिफिकली केमिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो भारत के अंदर आज तक जो है बड़ी स्केल पर नहीं किया गया, लेकिन अभी ये किया जाएगा भुवनेश्वर के अंदर। वैसे दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स कंपनी ने बोले हैं कि उनको मिले हैं, वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का काम भी इनको मिला है। एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक चंबा में बनाने का इनको डिसीजन मिला है। इनको प्रोजेक्ट मिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं हिमाचल प्रदेश में ही। तो यहाँ पर मल्टीपल काम NBCC करते हुए हमें नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज से, जिनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो 80,000 करोड़ का पोर्ट डेवलपमेंट का काम होने वाला है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसके लिए सेंटर ने उनको सपोर्ट दे दिया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टेट्स के अंदर बन रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट देगी, जहां पर सागरमाला के अंदर इनको यूनिफाई कर दिया गया है। तो सागरमाला के अंदर आने की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है ज्यादा बेहतर तरीके से बन पाएंगे। अगली खबर दोस्तों फिर से वेस्ट बंगाल से, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर US का एक नया ब्रांच खुल सकता है कोलकाता के अंदर, ऐसा कहा गया है, और MOU इसके लिए साइन किया जाएगा। करेंटली इसके लिए जो लैंड फाइनलाइज करना है उसके लिए भी काम चल रहा है, लेकिन अगर ये चीजें सब कुछ सही निकल कर आती है तो कोलकाता के अंदर हमें जो US का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसके ब्रांचेस नजर आएंगे। वैसे दोस्तों ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
सेंटर आज तक इंडिया में बनाया नहीं गया। मुंबई दिल्ली शहरों के अंदर ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स है और अभी कोलकाता के अंदर भी बनाने के ऊपर बात चल रही है। ये बनने की वजह से शहर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है जेट एयरवेज से, इनके नए मालिक से जो कि है जलन कार्लो कंसोर्टियम, और इन्होंने प्लान शुरू कर दिया है 200 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर देने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हो ये रहा था कि ये कंपनी बाद में आप जानते हो कि सेल हुआ, फिर इनका डेथ इशू था, फिर एम्प्लॉय यूनियन के साथ में इशू था। तो बेसिकली जो लास्ट यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव अपडेट मिला था, इनको परमिशंस मिली थी फ्लाई करने के लिए DGCA के द्वारा। उसके बाद में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या NCLT में एक रिक्वेस्ट डाली गई थी, आप कह सकते हो केस फाइल किया गया था, जहां पर कहा गया था कि ओनरशिप ट्रांसफर ये नहीं किया जा सकता पुराने और नए लेंडर्स के बीच में। यहाँ पर बीच में जो कुछ डेट वगैरह है उसका भी इशू था, लेकिन NCLT ने डिक्लाइन कर दिया है रिक्वेस्ट ये, और कहा है कि ट्रांसफर जो है वो होगा, चीज़ें जो है वो ठीक है, और इसके लिए अभी कंपनी फ्री हो गई है नए एयरप्लेन का ऑर्डर देने के लिए। तो दोस्तों एक इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का आप कह सकते हो हिस्टोरिक साल ये होगा, क्योंकि एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स ऑर्डर कर दिए हैं। इंडिगो अराउंड 500 प्लेन्स ऑर्डर करने के बारे में जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहा है, और मे बी जेट एयरवेज 200 ऑर्डर करेगा प्लेन्स। तो इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट मार्केट बन जाएगी, इनफैक्ट कह सकते हो इस साल के लिए द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट मार्केट बन जाएगी पूरी दुनिया के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड, जहाँ पर आप जानते हो कि गवर्नमेंट एक नया ट्रांसशिपमेंट हब बना रही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। और अभी गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए थे, जिसके बारे में न्यूज़ हमने कुछ महीनों पहले कवर की थी। और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, GSW इंफ्रास्ट्रक्चर, डच ड्रेजिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर रॉयल बोस्कालिस वेस्टमिंस्टर, रेल विकास निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SR बोर्ड्स, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विश्वासा समुद्र होल्डिंग्स, नवयुगा इंजीनियरिंग, PDP इंटरनेशनल, इन जैसे कई कंपनीज ने अपनी बिड सबमिट की है इन पोर्ट्स को बनाने के लिए। करेंटली 41,000 करोड़ रुपीस का ये बजट है बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए, जो ना सिर्फ इंडिया को एक काफ़ी बड़ा लॉजिस्टिक्स प्लेयर बनाएगा, लेकिन चाइना के बढ़ते हुए ओशन डोमिनेंस कहे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर ये पोर्ट बनता है तो चाइना के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कई कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है मंगलुरु से, जहाँ पर सिटीज के पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है यहाँ के 3 नए अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। तो जो पहले प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो वो एक वाटरफ्रंट प्रोमेनाड होगा, जो नेत्रावती रेलवे ब्रिज के पास से होता हुआ बोलार सी फेज तक बढ़ेगा, जो 60 करोड़ रुपए साथ बनाया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट होगा एक पेडेस्ट्रियन सी रिवर लिंक हैंगिंग ब्रिज, जो सुल्तान बतेरी से लेके तंदीर बबी के बीच में बनेगा 40.31 करोड़ रुपए की कीमत से। और लास्टली एक न्यू सेंट्रल मार्केट बनाया जाने वाला है 3.6 एकड़ के लैंड पे, जो कि PPP या पब्लिक प्रॉपर्टी मॉडल पे होगा 114 करोड़ रुपए की कीमत से। और ये बेसिकली मंगलुरु स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत होने वाले प्रोजेक्ट्स है। वैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं मंगलुरु के अंदर, जिनमें से ये 3 नए बड़े अनाउंसमेंट्स है। आज के आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो अभिलाष घनाटे पूछते हैं, व्हाई कांट इंडियन रेलवेज कम अप विद अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशंस वेयर स्पेस अवेलेबिलिटी इज कंसर्न। तो यार सिंपल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक आंसर है इसका कि अंडरग्राउंड स्टेशंस बनाना कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेन। इनफैक्ट मेट्रो का स्टेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है रेलवे से। और इंडियन रेलवेज की बात जब 24-26 कोचेस वाली ट्रेन होती है, धुआं छोड़ने वाले डीजल इंजन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबलनेस होती है ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। वो यार्ड्स होते हैं, कई स्टेशंस के ऊपर होल्डिंग ट्रैक्स होते हैं, यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है। तो इन स्टेशंस को अगर अंडरग्राउंड रेलवेज बनाने को जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली आप कह सकते हो ईजी और ऑप्शन होगा ये कि जो जितना अगर महंगा ज़मीन भी है, एरिया कंजेस्टेड भी है, तो भी हाई प्राइस देते हुए वो ज़मीन खरीद ले प्राइवेट प्लेयर से और वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाए। एकदम रेयर एंड एक्सट्रीम केसेस के अंदर जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए वो अंडरग्राउंड बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन का जो है वो BKC मुंबई में बन रहा है, वहाँ पे वन ऑफ दी मोस्ट इनफैक्ट कह सकते हो इंडिया की दी मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड डील वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ पे इतना बड़ा ओपन टर्मिनस बनाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट पोटेंशियल बचता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर ये चीज़ें जो है कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो को लाइक करना, इससे हमारी रीच जरूर बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यूज़ अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मिलेंगे अगले वीडियो में।